नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। एक तीर से दो शिकार, तो आपने ये कहावत बहुत बार सुनी होगी, लेकिन एक तीर से कई शिकार करने वाले या एक तीर से कई निशाने लगाने वाले इस समय देश में अगर कोई ऐसा नेता है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक कदम उठाते हैं, उसका जो सामने दिखाई देता है निहितार्थ, उसका जो लक्ष्य दिखाई देता है, दरअसल उसके अलावा और कई लक्ष्य होते हैं जो बहुत से लोगों की आंखों से ओझल होते हैं। वो समय के साथ या जो उसको समझने की कोशिश करते हैं उनको नज़र आता है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार का चयन आमतौर पर पार्टियों के लिए अब तक पिछले 75 साल में ऐसा रहा है कि जो करीबी हो, थोड़ा रिटायरमेंट की एज में जा रहा हो और पार्टी की सेवा की हो, ज़्यादातर ऐसे लोगों को मौका दिया जाता है, पार्टियां देती हैं। नरेंद्र मोदी ने ऐसा नहीं किया। नरेंद्र मोदी ने जब रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया तब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। बहुत से लोगों को तो पता नहीं था कि रामनाथ कोविंद हैं कौन, इनको क्यों बनाया गया है। और एक अंग्रेज़ी के चैनल ने जो हेडलाइन लगाई है और कई वेबसाइट्स ने जो लेफ़्ट लिबरल इकोसिस्टम की है, उनमें मिलती जुलती हेडलाइंस थी कि रामनाथ कोविंद जो बिहार के राज्यपाल हैं और दलित भी हैं। अब आप देखिए, एम्फेसिस का अंतर देखिए। होना ये चाहिए कि रामनाथ कोविंद जो दलित हैं और बिहार के राज्यपाल भी हैं। ये नहीं कहा गया। उस समय इन लोगों को बहुत तकलीफ़ हुई थी कि ये ब्राह्मण और बनियों की पार्टी समझी जाने वाली ये पार्टी एक दलित को कैसे राष्ट्रपति भवन भेज रही है। बहुत से लोगों को ये बात हजम नहीं हुई। मोदी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। देश में आप याद कीजिए, उसके बाद से बीजेपी के साथ दलित समुदाय का जुड़ाव लगातार बढ़ता गया। जो लोग सवाल उठाते हैं कि क्या फला जाति से किसी को ये पद दे देने से, कोई संवैधानिक पद देने से उस समाज के लोगों का जीवन स्तर सुधर जाता है, क्या लोगों ने सवाल उठाया क्या दलितों की समस्या ख़त्म हो गई? ऐसा नहीं होता है। ये प्रतीकात्मक कदम होते हैं जिनसे एक संदेश दिया जाता है उस समाज को। इसका अर्थ है कि हम आपके बारे में सोच रहे हैं, आपकी चिंता है। ये एक तरह का उस समाज के एम्पावरमेंट का तरीका है, प्रतीकात्मक रूप से। ये जो धारणा पिछले 75 साल में समाज के वंचित वर्ग जो है, दलित, पिछड़ा और आदिवासी समाज के मन में बन गई है धारणा कि जो बड़े संवैधानिक पद हैं, बड़े पद हैं, वो आरक्षित हैं। किनके लिए? वो आरक्षित है इस देश के संप्रभु वर्ग के लिए, एलिटिस्ट के लिए, जो सत्ता के करीब हैं या जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे उनकी गणेश परिक्रमा जो कर सकते हैं और करते हैं। अब जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों के करीबी लोग हैं, उनको उनसे उपकृत लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए ये पद आरक्षित हैं। नरेंद्र मोदी ने उस धारणा को 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जब एक गरीब का बेटा, एक चाय बेचने वाला, एक गरीब माँ का बेटा अगर प्रधानमंत्री पद तक पहुँच सकता है, एक साधारण कार्यकर्ता मंत्री और मुख्यमंत्री बन सकता है, तो देश के संवैधानिक पद पर ऐसे लोग क्यों नहीं हो सकते हैं? क्यों उन लोगों में से चयन किया जाए जो इस लुटियन दिल्ली के क्लब के सदस्य हों, जो खान मार्केट के सदस्य हों? केवल उन्हीं तक क्यों रहे ये पद? तो उन्होंने इसको डिसेंट्रलाइज किया, समाज के वंचित वर्ग तक ले गए। रामनाथ कोविंद का राष्ट्रपति बनना उसी प्रक्रिया का हिस्सा था। अब द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनना भी उस क्रम को, उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाला है। आदिवासी समाज हमारे देश का ऐसा है जिसने सरकारों से, सत्ता से बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं की। उनकी सबसे बड़ी अपेक्षा ये रही है कि सरकार उनके जीवन में कोई संकट, कोई रुकावट न पैदा करे। सरकार वो जिस तरह से जीना चाहते हैं उस तरह से उनको जीने दे। देश की जनतांत्रिक प्रक्रिया में उन्होंने हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। उसके बदले में सत्ताधारी लोगों ने सिर्फ उनके वोट का इस्तेमाल किया है, उनको वोट बैंक की तरह देखा है। नरेंद्र मोदी ने वो नज़रिया बदला है कि ये नहीं हो सकता है। और आपको मालूम है
जब मैंने शुरू में कहा कि एक तीर से कई निशाने, तो एक तीर से पहला निशाना तो ये है कि उस समाज को एक संदेश दिया गया। उस समाज की एक पढ़ी लिखी महिला, उसको राष्ट्रपति पद पर भेजने का ये जो प्रयास है, ये रिकॉग्निशन है कि आदिवासी समाज इसी देश का और इस व्यवस्था का हिस्सा है। वो हमेशा पंक्ति में पीछे नहीं खड़ा रहेगा, वो आगे भी हो सकता है, तो वो देश की प्रथम नागरिक होंगी। आप ये इस मैसेज को समझिए। जब 340 कमरों वाले राष्ट्रपति भवन में आदिवासी इलाकों से लोग जब मिलने आएंगे अपने राष्ट्रपति से, देखेंगे अपने राष्ट्रपति को किस तरह से रह रही हैं, किस तरह का सम्मान मिल रहा है, कैसा पद मिला है, कैसी जीवन शैली है, तो उनके मन में जो भाव आएगा उसकी कल्पना यहाँ दिल्ली में बैठे लोग नहीं कर सकते हैं। उनके मन में जो एम्पावरमेंट का भाव आएगा उसकी कल्पना दिल्ली में बैठे लोग नहीं कर सकते हैं। ये वही कर सकता है जिसने उस गरीबी का जीवन देखा हो, जो कि नरेंद्र मोदी ने देखा है। उन्होंने गरीबी, भुखमरी, उन्होंने अभाव का जीवन देखा है, इसलिए वो उनके दर्द को समझते हैं। तो एक तो आदिवासी समाज में एक संदेश। देखिए, कोई भी कदम कोई राजनीतिक दल या राजनीतिक दल का नेता उठाता है तो उसको राजनीति से अलग करके नहीं देखा जा सकता है। तो इसमें राजनीति भी है, इससे मैं इनकार नहीं करूँगा, लेकिन केवल राजनीति है ऐसा नहीं है। तो राजनीति ये है कि आप शुरू कीजिए गुजरात से। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ऐसे तमाम राज्य हैं जहां अच्छी खासी संख्या में आदिवासी समाज के लोग हैं। बीजेपी को इनका समर्थन घटता बढ़ता मिलता रहा है, लेकिन एक लंबे समय तक, कई दशकों तक इनके वोट पर कांग्रेस का एकाधिकार रहा है। वो एकाधिकार टूट रहा है और उस एकाधिकार को निर्णायक रूप से तोड़ने में ये कदम मदद करेगा। द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति भवन में पहुंचना मदद करेगा। तो बीजेपी के प्रति ये नज़रिया इस समाज का बदलेगा, प्रधानमंत्री के प्रति इस समाज का नज़रिया बदलेगा, उनकी सरकार के प्रति इस समाज का नज़रिया बदलेगा। ये एक सकारात्मक बदलाव आएगा, दुनिया में एक संदेश जाएगा कि इस देश में एक ऐसी सरकार आई है जो समाज के वंचित वर्ग को इतने सम्मान की नज़र से देखती है, उनको बड़े से बड़ा पद देने के लिए तैयार है। ये जो भारत के खिलाफ कैंपेन चलाया जाता है, अभियान चलाया जाता है कि यहाँ दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, लगातार एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत ये अभियान चलाया जाता है। आदिवासी समाज हिंदू समाज से अलग है, इसलिए आप इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्दी ही आदिवासियों को भड़काने की, उनको उकसाने की और उनके ज़रिए एक नई टूल किट अगर आ जाए बहुत जल्दी ही, तो कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि इन इलाकों में ये लेफ़्ट के फॉलोअर्स की या लेफ़्ट की आइडियोलॉजी पर चलने वालों की संख्या ठीक ठाक है। वो इस फैसले को मौके की तरह इस्तेमाल करेंगे आदिवासियों को भड़काने के लिए, लेकिन उनके इस अभियान पर पानी डालने का काम करेंगी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के रूप में। जब वो उन इलाकों में जाएंगी, जब वो अपने समाज से संवाद करेंगी, जब वो देश से संवाद करेंगी, जब वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में जाकर भारत की बात रखेंगी, तो जो परिवर्तन आएगा उससे डरे हुए हैं ये लोग, उससे डरे हुए हैं। और इन सबसे ज़्यादा अगर कोई डरा हुआ है, किसी एक खेमे में हड़कंप जैसी स्थिति है, तो वो है क्रिश्चियन मिशनरीज़ का, जो धर्मांतरण का अभियान चलाने वाले हैं, धंधा चलाने वाले, उनमें बहुत ज़्यादा परेशानी है। वो आदिवासियों का धर्मांतरण करने के लिए दो तरीके अपनाते हैं, एक प्रलोभन और दूसरा डर। उनके मन में देश की सरकार, देश की राजनीति, नेताओं और ख़ास तौर से हिंदुओं के प्रति एक दुर्भावना का भाव पैदा करने की कोशिश होती है कि तुम्हारी उपेक्षा करते हैं, तुम्हारी चिंता नहीं करते हैं, तुमको पिछड़ा रखते हैं, तुमको शिक्षित नहीं होने देते, तुमको रोज़गार नहीं देते। इन सब के नाम पर बरगलाकर उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं। आप देख लीजिए, जितने आदिवासी इलाके हैं, धर्म परिवर्तन का धंधा सबसे ज़्यादा वहाँ चलता है। जहाँ दलित समाज के लोग हैं, धर्म परिवर्तन का धंधा सबसे ज़्यादा चलता है। इन लोगों की दिक्कत ये है, और वो दिक्कत है द्रौपदी मुर्मू की पृष्ठभूमि। वो विरंची नारायण टूडू की बेटी हैं।
उनकी शादी हुई श्यामचरण मुर्मू से। दोनों ही संथाल जाति की उपजातियां हैं, तो संथालों की संख्या का अच्छी खासी है। उनके बीच धर्म परिवर्तन कराने का जो लक्ष्य क्रिश्चियन मिशनरीज़ का है, उसको बड़ा आघात लगेगा इससे। द्रौपदी मुर्मू ने अपने जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में बड़ी ट्रेजेडीज़ देखी हैं। उनके पति नहीं रहे, उनके 2 बेटे नहीं रहे, लेकिन उन्होंने जीवन से हार नहीं मानी। 20 साल से आदिवासी समाज के लिए काम कर रही हैं। उड़ीसा के रायरंगपुर में इन मिशनरियों से लड़ चुकी हैं। 2 बार उड़ीसा विधानसभा की सदस्य रही हैं। नवीन पटनायक की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रही हैं जब बीजेपी और बीजेडी की मिलीजुली सरकार थी, और उनको विधानसभा में सबसे अच्छा विधायक होने का नीलकंठ पुरस्कार मिल चुका है। तो इन लोगों की दिक्कत ये है कि एक ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति भवन में भेजा जा रहा है जो आदिवासियों के बीच में अपनी पहचान रखता है, जिसकी आदिवासियों के बीच में अपनी आवाज़ है, और वो उनकी उम्र ऐसी नहीं है कि वो रिटायरमेंट मोड में हो, राष्ट्रपति भवन में आराम करेंगी, कुछ जो है कुछ देशों की यात्रा कर लेंगी, यहाँ तक अपने को सीमित रखेंगी, ऐसा नहीं है। उनकी उम्र कुल 64 साल है। वो अभी भी सामाजिक जीवन में बहुत सक्रिय हैं। 1997 में वो राजनीति में आई थी, भारतीय जनता पार्टी की सदस्य बनी थी, तब से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल रह चुकी हैं। तो इसलिए अब आप देखिए कि एक और चीज़ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, कि बड़े पद पर अगर किसी को भेजना होता है तो पहले उसका स्टेचर थोड़ा और बढ़ाते हैं। रामनाथ कोविंद के मामले में भी देखिए, उनको पहले बिहार का राज्यपाल बनाया गया। इसी तरह से आप द्रौपदी मुर्मू के मामले में देखिए, उनको भी पहले जो है झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। दोनों पहले एक संवैधानिक पद पर 5 साल रह चुके, द्रौपदी मुर्मू तो 6 साल रही थी, उसके बाद राष्ट्रपति भवन भेजा जा रहा है। तो ये जो फैसले हैं ये इस आधार पर नहीं हो रहे हैं, सिर्फ तात्कालिक आधार पर कि इससे हमको वोट मिल जाएगा। ये आदिवासी समाज में एक संदेश देने के लिए कि ये सरकार उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन करने का इरादा रखती है। ये सरकार उनके जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास कर रही है, और उसके लिए एक प्रतीक के रूप में राष्ट्रपति भवन में उनका नुमाइंदा है, उनको आश्वस्त करने के लिए कि सरकार के कामकाज पर हमारे राष्ट्रपति की, यानी हमारे समाज के व्यक्ति की नज़र है। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने से किन लोगों को परेशानी है? सारे विपक्ष को परेशानी है। जो आदिवासी इलाकों में जो राजनीतिक दल सक्रिय हैं उनको परेशानी है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को, भूपेश बघेल को बहुत परेशानी होगी। हेमंत सोरेन को समर्थन न करना भारी पड़ सकता है। हेमंत सोरेन के लिए बड़ा मुश्किल होगा यशवंत सिन्हा जैसे व्यक्ति का समर्थन करना, द्रौपदी मुर्मू की उपेक्षा करके। इसी तरह से अभी तक देखिए, जो बीजेपी के एनडीए के एलाइज हैं, उनके अलावा नवीन पटनायक तो समर्थन कर ही चुके हैं। उनके विधायकों ने समर्थन का प्रस्ताव दिया है। उसके अलावा वाईआरसीपी के जगनमोहन रेड्डी ने बयान जारी करके कहा है कि समर्थन कर रहे हैं। अब बहुत से लोगों के, और ये भी देखिए, इस चुनाव में अंतरात्मा की आवाज़ पर अलग अलग दलों के आदिवासी और दलित सांसद और विधायक द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट कर सकते हैं, क्योंकि उनमें से किसी का यशवंत सिन्हा नामक व्यक्ति से दूर दूर तक कोई लगाव नहीं है। यशवंत सिन्हा का नाम ही उनके लिए एक तरह से अजनबी जैसा है। और फिर कह रहा हूँ, जो अपने खेमे का चौथी पसंद का उम्मीदवार हो, उसके बारे में आप अंदाज़ा वैसे ही लगा सकते हैं। हालांकि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब कांग्रेस पार्टी ने उनके नाम का समर्थन किया। कांग्रेस पार्टी जिनको मेडल की तरह घुमाती है, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो 10 साल जिनको प्रधानमंत्री बनाकर रखा, उनको यशवंत सिन्हा ने जो शब्द उनके लिए इस्तेमाल किए थे, मैं उसका इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल किया था। ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ऐसे व्यक्ति का कैसे समर्थन कर सकती है? लेकिन कांग्रेस पार्टी कुछ भी कर सकती है।
तो अब बात आखिरी जो मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है कि जब रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बने तो उसके बाद अयोध्या में राम मंदिर बनना शुरू हुआ। राम आए तो राम मंदिर बनना शुरू हुआ। तो द्रौपदी आ रही हैं तो कृष्ण कैसे नहीं आएंगे। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का मामला भी अदालत में चल रहा है। क्या फैसला आएगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन भगवान कृष्ण और द्रौपदी का जो सखा भाव था, जिस तरह का स्नेह था उनका, उसको देखते हुए द्रौपदी के राष्ट्रपति भवन में पहुंचने के बाद भगवान कृष्ण मथुरा में ना आए, ना पधारें, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इंतज़ार कीजिए, अभी बहुत कुछ होने वाला है। द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति भवन पहुंचना इस देश की राजनीति का एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट बन सकता है, प्रस्थान बिंदु बन सकता है। यहाँ से देश की राजनीति में, खासतौर से वंचित वर्गों की राजनीति में बड़ा परिवर्तन आएगा। 2014 से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप राजनीति देखें तो वंचित वर्ग से उनका फोकस एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं, और उन लोगों का उस वर्ग का समर्थन, उनको उनका विश्वास जिस तरह का मिला है, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। तो द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना इस देश की राजनीति के लिए, समाज के लिए और भारतीय संस्कृति के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए कह रहा हूँ, इसीलिए उन पर हमला शुरू हो गया है। उन्होंने नाम की घोषणा होते ही सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर झाड़ू लगाया, प्रार्थना की, इसी पर उन पर हमला शुरू हो चुका है और आने वाले दिनों में और होने वाला है। तो इसके लिए तैयार रहिए, लेकिन इस बदलाव का स्वागत कीजिए। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।